मिनट का चौथा टॉपिक पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान, जिनकी की लाइफ ड्यूरेशन है 1817 टू 1898। सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन दिल्ली। सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए, और कब पैदा हुए, जबकि यानी कि जो कि कैपिटल थी मुग़ल एम्पायर की, और उनकी फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखती थी, क्लोज़ उनके रिश्ते थे मुग़ल कोर्ट से। ही वॉज एजुकेटेड इन द कुरान एंड द साइंसेस, और कुरान और उसके जो कुरान की साइंसेस होती हैं उनके जो इब्तिदाई तालीम थी, यानी कि ये कह सकते हैं एक ही दीनी तालीम उनकी इब्तिदाई तालीम थी। He also received an honorary law degree from the University of Edinburgh। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने डिग्री कहाँ से हासिल की थी, क्योंकि अब जो है पेपर को डी बनाने के लिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो एडिनबर्ग से की थी। और उन्होंने क्या पढ़ा था, वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल की थी। और वो बहुत ज़्यादा वाइडली रेड पर्सन थे, यानी कि उनको मुताले का बहुत ज़्यादा शौक था। उन्होंने मैथमेटिक्स, मेडिसिन, पर्शियन, अरबिक, उर्दू इस तरह की बुक्स पढ़ी। हिज एल्डर ब्रदर हैज सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन उर्दू। उन्होंने क्या किया, उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इन उर्दू में जो है डाला था दिल्ली में, और ये दिल्ली की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। और उनके वालिद के आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उनके वालिद की डेथ के बाद उन्होंने जो है अपने भाई के ही जनरल एडिटर के तौर पे जो है जॉब कर ली थी। और उन्होंने मुग़ल की जो कोर्ट की जॉब थी उसको जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि उन्होंने मुग़ल के पास से काम करने के लिए मना कर दिया था, जबकि उनकी फैमिली के लोग जो है वो जनरेशन से, मतलब नस्ल दर नस्ल मुग़ल कोर्ट से जुड़े हुए थे और उनसे काम करते हुए आ रहे थे। सर सैयद वॉज अवेयर ऑफ द मुग़ल एम्पायर डिमाइनिशिंग पावर, यानी कि वो जानते थे कि जो मुग़ल एम्पायर है उनकी ताकत ख़त्म हो रही है, इसलिए उन्होंने एज अ क्लर्क नौकरी ज़्यादा पसंद की, बजाय किसी राजा महाराजा के दरबार में काम करने के बजाय। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक एज अ क्लर्क जो है अपनी नौकरी शुरू कर दी। ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट, यानी कि जो 18 साल का रिवॉल्ट हुआ तो उन्होंने अपने बहुत से रिलेटिव्स को खो दिया। ही वॉज हाईली अफेक्टेड बाई द डिफीट ऑफ द मुग़ल एम्पायर, और मुग़ल एम्पायर के हारने से बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी जो है मुतासिर हुई थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, ही रोट अ बुकलेट, उन्होंने क्या किया, एक बुकलेट यानी कि एक किताबचा लिखा, या एक रिसाला भी कह सकते हैं, असबाब बगावत हिंद के नाम से, जिसमें कि उन्होंने ब्रिटिश की जो इग्नोरेंस है उसको जो है मेन वजह बताई है रिवॉल्ट होने की, और उनका जो एग्रेसिव, उनका जो जारहाना तौसीर तरीका था, यानी कि जो ये कर रहे थे उसको भी उन्होंने अहम कॉज बताया रिवॉल्ट का। सर सैयद स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन फॉर मुस्लिम टू एडवांस देयर कंडीशन। सर सैयद अहमद खान ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जो इंपॉर्टेंस मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन है, यानी कि मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन की अहमियत को बहुत ज़्यादा बताया लोगों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए। ये कहा कि मुसलमानों के लिए जो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा अहम है, और उनकी टू एडवांस देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन इसी से ही बेहतर हो सकती है। ही एडवोकेट द लर्निंग ऑफ इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश सीखने की वकालत की, और वो जो थे सुपरस्टिशंस और एविल कस्टम्स, जो रसूमात होते हैं और जो तवहुमात होते हैं, इनके भी बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, जो कि उन दिनों सोसाइटी में थी। ही ऑल्सो एडवोकेट इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने तकसीरी जो अकायद होते हैं, यानी कि आपस में जो अकायद होते हैं लोगों के, उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया कि इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, यानी कि एक मज़हब को दूसरे मज़हब के बारे में भी जानना चाहिए। और इसलिए कह सकते हैं कि वो एक क्रिश्चियनिटी के भी स्कॉलर थे, और उन्होंने एक किताब लिखी कमेंट्री ऑन द होली बुक, यानी होली बुक की, होली बाइबल की तफसीर की उसमें। He believed that Muslim society could move ahead only if rigid orthodoxy was abandoned and pragmatism was adopted। और उनका ये यकीन था उनका कि मुस्लिम माशरा जो है वो तभी आगे बढ़ पाएगा जब उनके आगे बढ़ने की सिर्फ एक ही वजह है, वो ये कि वो ऑर्थोडॉक्सी को छोड़कर जो प्रैग्मेटिज्म तरीका होता है, जो प्रैग्मेटिज्म डॉक्ट्रिन होती है, उसको अपना ले, यानी कि बीच का रवैया। प्रैग्मेटिज्म के बारे में सब जानते ही होंगे। प्रैग्मेटिज्म कहते हैं यानी कि न बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरलिज्म हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि सिर्फ साइंस को मानना, सिर्फ अकल की बुनियाद पे चलना ना वो, और ना ही बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मतलब किसी माफोकल चीज़ में जोड़ देना ना, ऐसा, बल्कि बीच की राह इख्तियार करना, उसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। इन 1869 ही रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन 1869 में इन्होंने स्टार ऑफ द इंडिया का ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है रिसीव किया। ही सेट अप मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू प्रोपोगेट एजुकेशन को प्रोपोगेट करने के लिए इन्होंने बहुत से इंस्टीट्यूट खोले, और उसके बाद जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट है वो कौन सा है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये सबसे ज़्यादा इनका सिग्निफिकेंट कॉलेज है, MAO, विच ही सेटअप इन 1875। ये पेपर में आ चुका है पहले भी, 1875 में इन्होंने इसको खोला था। दिस लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि बाद में 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। द MAOC was instrumental in the अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ द 19th century, which was an important moment of the Renaissance among Indian Muslim। और ये अलीगढ़ मूवमेंट की सबसे अहम चीज़ है, अहम उनसुर है, या मतलब सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट है, जो कि जो अलीगढ़ मूवमेंट की जो 19वीं सदी में जो मूवमेंट हुई थी उसमें, और जिसने कि बहुत ही अहम काम किया किस चीज़ का, मुसलमानों के नशत सानिया का। दिस हैड लास्टिंग रेमिफिकेशन ऑन द पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर ऑफ द कंट्री, और इसने कि देर पास रात छोड़े मज़हब, मुल्क की, कंट्री की तहजीब पर, मज़हब पर और सियासत पर, और अनइंटेंडेड और गैर तौर पर जो है क्या हुआ, दो नेशन नज़रिया जो है वो सामने आया। द अल्टीमेटली लेड टू द कॉल फॉर क्रिएटिंग पाकिस्तान, ठीक है, जिसको जो कि पाकिस्तान बनने के नतीजे में
मुंतज हुआ। यानी कि इसी तरह के अंदर जो है वो दो कौमी नज़रिया सामने आया, और फिर उसके बाद जो है वो जो है इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ये हुआ कि पाकिस्तान कायम हो गया। इसीलिए ऐसा माना जाता है, सर सैयद इज़ बिलीव टू बी द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम हु अंडरस्टूड द नीड फॉर अ फ्रेश ओरिएंटेशन ऑफ इस्लाम। और सर सैयद अहमद खान जो थे वो मुसलमानों के बारे में यकीन रखते थे कि मुसलमानों को जो मज़हब है यानी मज़हब इस्लाम को फिर से नए सिरे से समझने की ज़रूरत है। ही फॉलो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ मॉडलिंग इट ऑन द रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी खोली, और किस चीज़ की मॉडल पर? रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की जो रॉयल सोसाइटी थी उसकी मॉडल पर अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी को इन्होंने कायम किया। दिस सोसाइटी हेल्ड एनुअल कॉन्फ्रेंसेस, और ये सोसाइटी में क्या होते थे? सालाना कॉन्फ्रेंसेस होते थे, और ये जो है पब्लिश करते थे और उसको बांटते भी थे। किस चीज़ को? साइंटिफिक मटेरियल को, इंग्लिश में और उर्दू में। तो सैयद अहमद खान जानते थे कि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हैं, कि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो है वो क्या करेंगे? रुकावट बनेंगे किस चीज़ में? मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और ये जो है ना क्या करेगी, क्योंकि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी क्या करेगी? सोशल इकनॉमिक इंप्रूव करेगी, सोशल इकनॉमिक जो कंडीशन है वहाँ की मुसलमानों की वो इंप्रूव करेगी। लेकिन वो जानते थे कि जो ऑर्थोडॉक्स मुसलमान यानी कि रासिखुल अक़ीदा जो मुसलमान है वो इसमें रुकावट बनेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? इस्लाम की स्क्रिप्चर्स की जो है वो उन्होंने अक़ली इंटरप्रिटेशन की। मैंने ऑर्थोडॉक्स ग्रुप, इसलिए बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स ग्रुप जो थे उन्होंने उनको क्या किया? काफिर डिक्लेयर कर दिया। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ उर्दू एज ए लिंगुआ फ्रैंका ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम्स। और वो ये चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़बान जो है वो उर्दू हो। उन्होंने इस चीज़ की वकालत की। हिज वर्क्स प्रोपोगेट द लैंग्वेज, और उनके कामों ने जो है ज़बान को बढ़ावा भी दिया, और उन्होंने सरकार को ये प्रस्ताव भी रखा, ये पेशकश भी की कि उर्दू को जो है सरकारी तौर पर इस्तेमाल किया जाए। बट ही वॉज वरीड ऑफ द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और वो हिंदुस्तानी कौमी परस्ती को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो ऐसा सोचते थे कि पावर वुड पास इनटू द हैंड ऑफ द हिंदूज अलोन, कि पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज़ के हाथ में चली जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? मुसलमानों को इस बात की तलकीन की कि लॉयल टू द ब्रिटिश, की वो बरतानियों की जो है लॉयल हो जाएं, ब्रिटिश के लॉयल हो जाएं, उनके वफ़ादार हो जाएं। इन हिज ओन वर्ड्स, उनके लफ्ज़ों में, कि वी डू नॉट वांट टू बिकम सब्जेक्ट्स ऑफ द हिंदूज़, कि हम हिंदू की रियाया नहीं बनना चाहते। बजाय इसके, मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ द बुक, इससे अच्छा है कि मतलब एक जो अहले किताब होते हैं उनकी रियाया बने। अहले किताब की रियाया बनने के बजाय हिंदुओं की रियाया नहीं बनना चाहते, ये कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग मॉडर्न एजुकेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथ फॉर इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम। उनके हिसाब से जो मॉडर्न तालीम थी वो सबसे ज़्यादा अहम थी किस चीज़ के लिए? हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो हालात थे उनको सुधारने के लिए। ही कॉल्ड फॉर द स्टडी ऑफ यूरोपियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसलिए उन्होंने यूरोपियन साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताले पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन नो फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन बिटवीन कुरान एंड नेचुरल साइंसेज, यानी कि बुनियादी तौर पर कुरान में नेचुरल साइंस में कोई तजाद नहीं है। ही फाउंड मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ 1875। इन्होंने 1875 मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया मुसलमानों को साइंटिफिकली पढ़ाने के लिए ही, और वरना मदरसे तो बहुत थे। ही इज़ रिगार्ड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ टू नेशन थ्योरी, और इनको टू नेशन यानी दो कौमी नज़रिए का फाउंडर माना जाता है, बानी माना जाता है। यानी कि थ्योरी, जो ये थ्योरी से ये बताइए कि थ्योरी का मतलब क्या है कि हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट बी वन नेशन, यानी हिंदू और मुसलमान जो है वो एक नेशन नहीं बन सकते। सर सैयद वॉज नाइटेड बाय द ब्रिटिश इन 1888। सर सैयद अहमद खान को जो है वो नाइट का जो खिताब मिला ब्रिटिश से वो 1888 में मिला, और 27 मार्च 1898 में 80 साल की उम्र में जो है इनकी अलीगढ़ में वफ़ात हो गई। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई है लेकिन वफ़ात अलीगढ़ में हुआ है। अब इनके काम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इनका जो पहला जो पब्लिश हुआ है वो क्या है? बायोग्राफिकल स्केच है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1842 में, जिसका नाम है जिलल क़ुलूब बिज़िक्रिल महबूब। और उसके बाद क्या है इनकी सेकंड पब्लिश किया है तोहफ़े हसन इन 1844। 1842 में जो है इनकी ये बायोग्राफिकल स्केच आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और 1844 में तोहफ़े हसन आया है। ऑन द एनकरेजमेंट ऑफ हिज फ्रेंड नूरुल हसन, अपने फ्रेंड नूरुल हसन की बढ़ावा देने पर या उनके इनकरेज करने पर जो इन्होंने किया। और ये क्या है? एक उर्दू ट्रांसलेशन है 10th एंड 12th चैप्टर का, यानी कि 10वें 12वें चैप्टर का, जो शाह अब्दुल अजीज़ ने दहलवी ने तोहफ़ा इस्ना अशरिया जो लिखी थी उसके 10वें और 12वें चैप्टर का ये तर्जुमा है। एक मरतबा नेट पे सर्च किया था ऐसे, तो मेरे सामने सवाल आया था कि दी हुई किताबों में से कौन सी किताब सैयद अहमद खान की नहीं है, तो उसमें ये सब थी, तोहफ़ा हसन भी थी। तो मैंने सोचा कि यार ये सब किताबें तो इन्होंने लिखी है, फिर इसका सही आंसर किया, इसका सही आंसर तोहफ़ा हसन था। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, फिर मैंने देखा कि अच्छा ये इनकी तसनीफ़ इसलिए इन्होंने लिखी है क्योंकि बाकी किताबें उनकी तख्लीक है, यानी उनकी ही लिखी हुई किताब हैं, और तोहफ़ा हसन जो है वो ट्रांसलेशन है। हालांकि सवाल बहुत ज़्यादा सेंसिबल नहीं था, तो तोहफ़ा हसन जो है ये एक ट्रांसलेशन है जो इन्होंने किया है शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी की तोहफ़ा इस्ना अशरिया से। हिज थर्ड ट्रीटाइज़, यानी उनकी तीसरी जो बुक है वो कलिमतुल हक़ है, जो कि 1849 में। इनकी बुक की क्रोलॉजी ऐसे है कि 42 में जो है मोहम्मद वसल्लम की जो है वो बायोग्राफिकल स्केच है, 1844 में तोहफ़े हसन है, 1849 में इनकी कलिमतुल हक़ है। और ये क्या है? एक तनकीद है सूफ़ी और पीरी मुरीदी रिलेशनशिप के ऊपर, कलिमतुल हक़।
इन 1862 वाइल स्टेशन एट गाज़ीपुर, यानी कि जब वो गाज़ीपुर में थे तो सैयद अहमद खान ने बाइबल की कमेंट्री पर काम करना शुरू किया और उसकी तालीमात पर, और विद द एम टू एक्सप्लेन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ इस्लाम, यानी कि उनको इस्लाम के साथ मिलाकर वो उसके वजाहत करना चाहते थे। और ये कह रहे थे कि जो एक यानी कि हम जद्द अमजद जो है, यानी कि मुसलमान और जो ईसाई हैं वो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। इट वॉज पब्लिश इन उर्दू एंड इंग्लिश इन 3 पार्ट्स, और ये जो किताब है इनकी जो बाइबल की जो कमेंट्री थी ये उर्दू और इंग्लिश में 3 पार्ट में जो है छपी। 1862 से 1865 तक उन्होंने काम किया था इसके ऊपर, जिसका नाम है तबयीनुल कलाम फ़ी तफसीरुल तौरात वल इंजील व मिल्लतुल इस्लाम अला मिल्लतुल इस्लाम, ये किताब है जिसको कि शॉर्ट में बस तबयीन कलाम भी कहते हैं। इन 1869 ही रोट अल खुतबात अहमदिया, इन्होंने खुतबात अहमदिया लिखा 1869 में, और ये भी क्या है, ये एक सीरीज़ ऑफ ऐसे है लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। इन सिलसिलतुल मुलूक ही कंपाइल द बायोग्राफिकल डेटा, और फिर उसके बाद क्या है, इन्होंने सिलसिलतुल मुलूक लिखी, और ये क्या है, ही कंपाइल द बायोग्राफिकल डेटा ऑफ द ऑल, यानी कि सिलसिलतुल मुलूक के अंदर इन्होंने दिल्ली के जो इतने भी सुल्तान हैं उनकी बायोग्राफी जमा की है। ड्यूरिंग हिज स्टे इन बिजनौर, और जिस टाइम वो बिजनौर में रुके हुए थे उन्होंने क्या लिखी, तारीख़ बिजनौर लिखी। लेकिन क्या हुआ, इनकी जो किताब थी तारीख़ बिजनौर 1857 की जो बगावत हुई थी उसमें मतलब बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई। और इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वर्क जो है वो क्या है, आसार सनादीद है।